ठीक है। तो गुड इवनिंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे। कल तो मैंने डिस्कस किया था कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या किताबें होती हैं। आज से हम अपना मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, या जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में समाज शास्त्र का उदय। कि समाज शास्त्र ऐसे विषय के रूप में कैसे आया, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब देखिए कि नाम से ही स्पष्ट है, समाज और शास्त्र जो है मीन्स समाज का विज्ञान या समाज का ज्ञान जो है। तो अब आप पूछेंगे कि भाई हम सब समाज में रहते हैं, तो समाज का ज्ञान तो हम सबको है, हम सभी सामाजिक व्यक्ति हैं जो है। तो आखिर ऐसी क्या बात है समाज शास्त्र में जो कि हमको आपको नहीं पता है। तो अगर आप समाज शास्त्र की जो डिफिनीशन है वो देखेंगे, तो जिसको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में कहना चाहूँगा कि समाजशास्त्र क्या होता है कि सिस्टमैटिक गुड इवनिंग आशा जी और गुड इवनिंग मधु जी। तो समाजशास्त्र क्या होता है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, कि जो भी सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध क्या होते हैं, वो परिवार में होते हैं, वो हमारे स्कूल में होते हैं, वो सरकार के साथ होते हैं, हमारे अपने आसपास के लोगों में होते हैं। तो जो भी सामाजिक संबंध है, सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम एक संगठित तरीके से जो भी सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन करते हैं, इसी को समाजशास्त्र कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई समाजशास्त्र जो भी सामाजिक जीवन है, जैसे सपोज कीजिए कि आप घर में रहते हैं, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी है जो है, तो उनका तो हमको ज्ञान है ही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा, ये इसको आगे जब हम जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जो सोशियोलॉजी जो होती है या समाजशास्त्र जो होता है वो कॉमन सेंस से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कॉमन सेंस का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज कीजिए कॉमन सेंस क्या कहता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पर कॉमन सेंस ये कहता है कि आदमी बाहर जाके काम करता है, औरतें घर में रहती हैं, औरतें घर में खाना बनाती हैं, आदमी बाहर जाता है, नौकरी करता है और कमा के आता है जो है। ये कॉमन सेंस, अगर आप ये कहें कि आदमी और औरत का जो संबंध है, जो एक शादी के अंदर जो आदमी और औरत की जो भूमिकाएं हैं वो कैसे डिफाइन है, तो आप ऐसे ही कहेंगे जो है कि भाई आदमी जॉब करता है और औरत घर में काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, खाना वाना बनाती है। ये कॉमन सेंस का नॉलेज है। बट अगर जब आप समाजशास्त्र के हिसाब से देखेंगे जो है, तो आप क्या पाएंगे कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटी हैं, ऐसी बहुत सारे समाज हैं जहाँ पे जब समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया तो ये पाया कि जहाँ पे ये जो भूमिका है ये पूरी तरीके से अपोजिट है। मीनिंग क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि औरतें, जैसे एक सोसाइटी है, अगर आप एक कंट्री जानते होंगे, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ये छोटी सी पैसिफिक आइलैंड में कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, आप मैप में कभी देख सकते हैं जो है। तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, जब पपुआ न्यू गिनी में समाजशास्त्री गए और उन्होंने वहाँ की सोसाइटी का, वहाँ के समाज का अध्ययन किया, तो ये पाया कि वहाँ पे आदमी जो होता है वो घर में रहता है, वो बच्चों की देखभाल करता है, और औरतें जो होती हैं वो फिशिंग का काम करती हैं, वो जो भी मतलब अपने घर के जो काम होते हैं, फूड इकट्ठा करना, खाने इकट्ठा करना, जो भी मतलब खेती वगैरह होती है। मेन भी चूँकि वो एक छोटा सा द्वीप है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है जो है, तो वहाँ पे मेन काम फिशिंग का होता है, मछुआरे का काम होता है, तो ये काम औरतें करती हैं वहाँ पे। तो जब हम समाजशास्त्र के हिसाब से जाते हैं तो ये जो कॉमन सेंस जो होता है कि हम किसी चीज़ को एक जो हमारी सामान्य समझ होती है वो टूटती है, हमारी समझ जो होती है एक ब्रॉडन होती है, हमारी समझ का जो दायरा होता है वो उसका विस्तार होता है। तो समाजशास्त्र में जब मैंने ये कहा कि समाजशास्त्र में जब मैंने ये कहा कि सिस्टमैटिक स्टडी, तो सिस्टमैटिक स्टडी का मीनिंग ये होता है कि हम आगे अभी आएंगे तो समझेंगे कि सिस्टमैटिक स्टडी से मीनिंग ये है कि एक अप्रोच होता है, सोशियोलॉजी में एक मेथड होता है कि हम किसी तरीके को, किसी सब्जेक्ट को, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट आपका परिवार हो सकता है, वो सब्जेक्ट मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, जिस चीज़ को आप समझना चाहते हैं, वो एक
आदमी औरत के संबंध हो सकते हैं, वो सरकार के अंदर क्या संबंध है वो हो सकते हैं, गाँवों में क्या संबंध है वो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इसको समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास एक मेथड से गवर्न होता है। आप ऐसे हवा में नहीं कि हाँ कि भाई हम कहीं गए और कुछ भी जो हमको समझ में आया वो हम नोट कर रही है जो है। तो सिस्टमेटिक स्टडी का मीनिंग यही होता है कि जो कॉमन सेंस से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उससे अलग हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जो है। तो यही उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, समाजशास्त्र कहेंगे। हाँ विपिन जी हाय, गुड इवनिंग। तो इतना आपको समझ में आ गया कि क्या डिफिनीशन क्या है सोशलॉजी की या समाजशास्त्र की डिफिनीशन क्या है जो है। तो अब हम आप ये देखेंगे कि अब आप यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऐसा जैसे मैंने कहा था कि जो समाजशास्त्र ऐसे विषय के रूप में जो आपका 18वीं 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था, 18वीं 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें समाजशास्त्र का उदय हुआ। ये मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी इस पर विस्तार से बात करेंगे। बट ऐसा नहीं कि ये 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में ही पहली बार ऐसा हुआ कि समाज को समझने का प्रयास हुआ। समाज को समझने का प्रयास, अगर हम बीच में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, मैं कमेंट्स आपके देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में ही पहली बार प्रयास हुआ समाज को समझने का। समाज को समझने का प्रयास जब से एक तरीके समाज उदय आया है, मानव सभ्यता का उदय हुआ है, मानव सभ्यता संगठित रूप से आगे गई है जो है, तो समाज को समझने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। जैसे कि उसका अगर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँ तो हिंदुस्तान में आप देखिए कि जो आपके कौटिल्य थे, जिनकी एक बहुत ही फेमस किताब है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र जो है। ये भी एक समाज को ही समझने का प्रयास था। इसमें ज़्यादा जो फोकस है, ज़्यादा जो जोर है इस बात पे दिया गया कि जो किंग होता है उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, प्रजा के प्रति उसका कैसा वो व्यवहार होना चाहिए। बट ये भी एक समाज को ही समझने का प्रयास था। अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे तो आपने नाम सुना होगा अरस्तु का, आपने नाम सुना होगा प्लेटो का, ठीक है। या ऐसे ही एक और थे आपके अरब में जिनका नाम था इब्न खल्दून। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास जो है यूरोप से पहले भी हो चुके हैं दुनिया में, मतलब ग्रीस में हो चुके हैं, हिंदुस्तान में हो चुके हैं, अरब सभ्यता में हो चुके हैं, जहाँ पे कि लोगों ने समाज को अपने अपने हिसाब से समझा और उसकी कुछ न कुछ भूमिकाएं बनाई, उससे कुछ न कुछ नियम दिए, ठीक है। तो बट हमको ये समझना है कि आखिर 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में ऐसा क्या था कि जहाँ पे समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आ गया। मतलब समाज को समझने के छुट-पुट प्रयास होते रहे, हिंदुस्तान में भी हुए, ग्रीस में भी हुए, आपके मतलब अरब सभ्यताओं में हुए, जहाँ जहाँ भी सभ्यताएं भी वहाँ समाज को समझने के कुछ न कुछ प्रयास हुए। बट समाजशास्त्र इस विषय के रूप में नहीं आ पाया था। तो हमको ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में कि जब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में सामने आया, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमको जैसे आगे जाना है तो हमको मेरा ये कहना है कि ये आखिर ऐसा क्या हुआ जो 18वीं 19वीं सदी का जो यूरोप था उसमें ऐसा क्या हुआ कि इसकी वजह से उसमें कैसी परिस्थितियां थीं, कैसा यूरोप की सामाजिक स्थिति कैसी थी जिसकी वजह से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में सामने आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो 18वीं 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था वो एक अजीब सी परिस्थिति में था, उसकी सिचुएशन बहुत अजीब सी थी, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वहाँ पे कि होप और डिस्पेयर, मिस आशा और निराशा वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी। मिस 18वीं 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें क्या था, उसमें कि एक ऐसी परिस्थिति थी अजीब सी जहाँ पे कि होप और डिस्पेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं, होप मीन्स होता है आशा, डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा। तो आशा और निराशा एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी। ये 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप की वो स्थिति थी। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है
कि आशा और निराशा एक साथ किसी समय में हो, जो है भाई, या तो आदमी आशान्वित होता है या तो आदमी दुखी होता है, उदासीन होता है। आशा निराशा एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? तो उसका जवाब अब हमको यही समझना है कि आखिर उस समय की यूरोप की क्या परिस्थितियाँ थीं जिसकी वजह से आशा और निराशा मीन्स होप और डिस्पेयर जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करता था, मीन्स एक साथ समाज में मौजूद था। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए उस समय का जो यूरोप था, हमको एक टर्म जो है जिसको पहले मैं अंग्रेजी हिंदी में दोनों में एक साथ बता दूंगा जो है, तो ये जो आशा और निराशा का जो एक साथ होना था, जो होप और डिस्पेयर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा था, उसका वजह क्या था कि उसमें का जो यूरोप का समाज था वो एक प्रक्रिया से गुजर रहा था जिसको कहा जा सकता है मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजी में, या हिंदी में उसी को कहते हैं हम आधुनिकीकरण। मीन्स ये जो आशा और निराशा, मीन्स ये जो होप और डिस्पेयर मीन्स आशा और निराशा, ये जो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, ये एक साथ मौजूद थे। इसका वजह क्या था? उसका वजह ये एक प्रक्रिया थी, एक फिनोमिना था जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन और हिंदी में हम क्या कहते हैं आपका आधुनिकीकरण। ठीक है, हाय विपिन, गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको जो है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसकी वजह से एक ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में जहाँ पे कि आशा और निराशा एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमको देखना कि मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण होता क्या है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण होता क्या है। ठीक है, ये जो टर्म है आपका मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण, इसी से मिलता जुलता एक टर्म आपका आता है मॉडर्निटी। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आपका आता है मॉडर्निटी, या हिंदी में उसी को कहा जाता है आपका आधुनिकता। ठीक है, दो टर्म है आपका मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण और एक टर्म आपका होता है मॉडर्निटी और आधुनिकता। इसमें बहुत छोटा सा अंतर है कि मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया है और मॉडर्निटी उसका नतीजा है। ठीक है, मतलब मॉडर्नाइजेशन होगा जब आधुनिकीकरण होगा तो उसके नतीजे में क्या आएगी? आपका आधुनिकता आएगी। ठीक है, इसको मैं तो मैंने कहा कि दो टर्म है आपका है, एक है आपका आधुनिकता और एक है आपका आधुनिकीकरण। ये क्या है? ये आपका प्रक्रिया है और ये उसका नतीजा है। ठीक है, ये दोनों एक जैसी टर्म है, ऐसा कोई बहुत इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक, तो अब हमको ये समझना कि ये आधुनिकीकरण होता क्या है। तो अब हमको ये समझना है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण ये क्या है। ठीक है, ये हमको समझना है। देखिए मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण का अगर मैं पहले अंग्रेजी में आपको बताता हूँ, उसके बाद में हिंदी में आपको समझा दूंगा कि इसका मीनिंग ये होता है कि सिस्टमैटिक एंड रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि सिस्टमैटिक और रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ जो है, मिस इसको हिंदी में कहा जाएगा
कि सामाजिक जीवन का एक तार्किक रूपांतर, जिसको अगर आपको हिंदी में कहना हो तो आप कहेंगे क्या? इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे कि सामाजिक जीवन का तार्किक रूपांतर। ठीक, यही आपका होती है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की क्या परिभाषा है? आपका सामाजिक जीवन का तार्किक रूपांतर। तो अब हम इसमें सबसे सामाजिकता, बाकी तो जो टर्म है वो कॉमन है, हमको ये देखना कि तार्किकता, जिसको अंग्रेजी में कहा क्या जाता है आपका रैशनैलिटी। तार्किकता का मीनिंग क्या होता है? जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ तार्किक तरीके से हो रही है, उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, अब इस शब्द पे थोड़ा सा हमको फोकस करना है, इस शब्द पे हमको जोर देना है। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है? तो हमको ये देखना कि तार्किकता, या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रैशनैलिटी, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, तार्किकता का मीनिंग बहुत ही आसान है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस, जैसे भाई हमको मान लीजिए कि कोई भी काम करना है, अगर हमको कहीं टिकट बुक करना है, मान लीजिए कि मुझे बम्बई से चेन्नई जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है, तो एक तार्किक आदमी कैसे काम करेगा कि पहले वो ट्रेन या टिकट मतलब हवाई जहाज़ का टिकट सर्च करेगा, उसको टिकट बुक करेगा, टाइम से स्टेशन पे जाएगा, अपने मतलब हवाई जहाज़ में या ट्रेन में बैठेगा और वहाँ पे किसी को फ़ोन कर देगा कि मैं इतने बजे आ रहा हूँ, मुझे रिसीव करने आ जाना। जो है ये तार्किक तरीका होता है। मीन्स कोई भी ऐसा मेथड जो है जो कि आपका इफ़िशियंसी को और प्रोडक्टिविटी को, मीन्स आपका जिसको हिंदी में कहा जा सकता है कि उत्पादकता को अधिक करता है। मीन्स कोई भी काम करने का ऐसा तरीका जिससे कि आप ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, आप ज़्यादा इफ़िशियंट हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है, उसी को क्या कहा जाएगा आपका? उसी को हम कहेंगे रैशनैलिटी कहेंगे, या उसी को हम क्या कहेंगे? आपका तार्किकता कहेंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि जब हमने ये कहा था कि 18वीं 19वीं शताब्दी का जो यूरोप है उसमें मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, उसमें आधुनिकीकरण हो रहा था। आधुनिकीकरण का हमने मीनिंग समझा कि सामाजिक जीवन का एक तार्किक रूपांतर, मीन्स जो सोशल लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो वो आखिर वो कौन सा रूपांतर था? वो आखिर ऐसा क्या चेंज था जिसकी वजह से होप और डिस्पेयर, मीन्स आशा और निराशा एक साथ को एग्जिस्ट कर रही थी? तो अगर आप 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में जाएंगे, 18वीं 19वीं शताब्दी के आप यूरोप में जाएंगे तो आप ये देखेंगे, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है कमेंट में, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि उस समय एक फ्यूडल, एग्रेरियन, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको एक साथ मिक्स करके बता रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। अगर कोई आपको अंग्रेजी में किसी भी शब्द पे डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? एक फ्यूडल एग्रेरियन सोसाइटी जो आपका है वो एक कैपिटलिस्ट और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही थी। मीन्स 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में क्या हो रहा था कि एक फ्यूडल एग्रेरियन सोसाइटी जो है वो आपका एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। जिसको हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक कृषि प्रधान सामंतवादी समाज
एक कृषि प्रधान सामंतवादी समाज एक पूंजीवादी औद्योगिक समाज में बदल रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में? क्या हो रहा था आपका कि एक कृषि प्रधान सामंतवादी समाज एक पूंजीवादी और औद्योगिक समाज में चेंज हो रहा था। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन था, या यही वो चेंज था, यही वो बदलाव था जिसकी वजह से उस समय के यूरोप में आशा और निराशा, होप और डिस्पेयर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कृषि प्रधान तो आप जानते ही हैं कि भाई एक ऐसा समाज जहाँ पे कि जो मैक्सिमम आदमी है, जो जितनी भी जनता है वो कृषि से जीवन यापन करती है। हमको ये समझना होगा कि सामंतवादी का मीनिंग क्या होता है, सामंतवादी किसको कहेंगे। ये शब्द जो है, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामंतवादी किसको कहेंगे? ठीक है, देखिए जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है आपका फ्यूडलिज्म। अंग्रेजी में इसी के क्या वर्ड आपका है, सामंतवाद का अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम आपका फ्यूडलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसमें का जो यूरोप था, मतलब ये लगभग 1750 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ जो है, तो उसमें का जो यूरोप था वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ की सोसाइटी में उसमें क्या होते थे आपके जमींदार, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आपका रेंट लॉर्ड, और उनके पास क्या होते थे सर्फ जो है, या जिसको कहा था कि मजदूर या कृषक मजदूर जो है। ठीक है, जैसे कि आज के समय में क्या होता है आपका कि भाई कोई भी मजदूरी करता है उसके बदले में तनख्वाह देता है, बट उस समय का यूरोप ऐसा नहीं था। उस समय का यूरोप कैसा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं और उनकी ज़मीनों पे मजदूर हुआ करते थे, जिनको अंग्रेजी में सर्फ कहते हैं। और वो मजदूर क्या थे कि उसके मतलब जमींदार की ज़मीन पे खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, और उसके बदले में जमींदार जब भी उनको किसी काम करने को कहता था, जैसे अगर कोई युद्ध हुआ उसमें युद्ध में जाने कहा, या कोई भी अपना व्यक्तिगत काम करने कहा, तो उसका काम करते थे। तो ये जो व्यवस्था थी इसी को क्या कहा जाता था आपका एक सामंतवादी व्यवस्था। क्या जो सामंत होता था, सामंत में जो जमींदार होता था उसी का आधिपत्य था। ठीक है, वो जो भी मतलब ज़मीन को भी वो ओन करता था, ज़मीन उसकी होती थी, मतलब उसका ओनर होता था, और उसके जो लोग भी उसकी ज़मीन पे काम करते थे एक तरीके से वो उसके लिए काम करते थे। ठीक, तो ये जो व्यवस्था थी इसी को क्या कहा जाता था, सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि उसमें ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गई। अब सामंतवाद आपने समझा कि सामंतवाद क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कि जो ज़मीन का जो ओनर होता है उस सारी ज़मीनें उसके पास होती हैं, उसकी ज़मीन पे जो भी काम करते हैं वो उसके भी काम करते हैं, वो जब भी उनसे कहता है तो उनको उनकी सर्विसेज देनी होती हैं। चाहे जैसे अगर वो उनको युद्ध में जाने का है तो उनको युद्ध में जाना होगा, वो उनको कोई अपना व्यक्तिगत काम करने का है तो वो करना होगा। तो अब हमको ये देखना है कि आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ कि ये जो सामंतवाद था ये पूंजीवाद में चेंज हो गया। अब हमको ये समझना होगा कि उसमें ऐसा क्या हुआ कि ये जो सामंतवाद था ये आपका पूंजीवाद में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि अब तक हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि समाजशास्त्र का जो उदय हुआ है वो 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे कि आशा और निराशा एक साथ एग्जिस्ट करते थे समाज में। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसमें समाज में एक आधुनिकीकरण हो रहा था। आधुनिकीकरण का मीनिंग क्या है कि एक सामंतवादी समाज का एक पूंजीवादी समाज में बदल जाना।
सामंतवाद क्या होता है ये भी हमने समझा अब तक जो है। अब हमको देखना है कि उसमें आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सामंतवाद पूंजीवाद में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो सामंतवाद का पूंजीवाद में जो बदलाव है इसके पीछे 3 वजह हैं। ठीक है, एक तो हम इसके पीछे देखेंगे सामाजिक वजह क्या है, इसके पीछे हम देखेंगे कि सामाजिक वजह क्या है, इसके पीछे हम देखेंगे राजनीतिक वजह क्या है, और इसके पीछे हम देखेंगे कि आर्थिक वजह क्या है। ठीक है, ये जो सामंतवाद का पूंजीवाद में जो चेंज है ये इसके पीछे 3 वजह हैं। एक आपका सामाजिक भी इसकी वजह है, एक इसकी वजह राजनीतिक है, और एक इसकी वजह इकोनॉमिक है, या इसकी एक वजह आर्थिक है। ठीक है, अब इसको एक करके एक समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपका आर्थिक पे आते हैं, इकोनॉमिक वजह है क्या है। सबसे पहले हमको इसको देखना, सॉरी इकोनॉमिक डायमेंशन को देखना है। ठीक है, तो आखिर ये कौन सी आर्थिक वजह थी या कौन से इकोनॉमिक फैक्टर थे जिनकी वजह से जो सामंतवाद था वो टूटा उस समय। ठीक, तो देखिए ये जो आर्थिक उसमें अब थोड़ा सा आपको यूरोप के समाज में पीछे जाना होगा। ठीक है, अब तक तो हम बात कर रहे थे 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप की, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे जाइए, आप देखेंगे कि यूरोप के समाज में उसमें कई सारी चीज़ें हो चुकी थी। जैसे कि एक आपका यूरोप में उसमें जो व्यापार था, जो व्यापार था वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हो चुकी थी। जैसे कि एक आपका बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है मार्को पोलो, उसने एक सिल्क रूट खोजा था। ठीक है, जो पुराने टाइम में जिस रास्ते से चाइना और एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे हम सिल्क रूट कहते थे। इस मार्को पोलो ने आपका 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में इसको फिर से खोजा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार था वो अधिक होना स्टार्ट आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ उसके नतीजे में कि जब व्यापार अधिक होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो व्यापार के नतीजे में क्या हुआ आपका कि आपका उद्योग आए। जब व्यापार स्टार्ट हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ आपका उद्योग आए। उद्योग जब आए तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि शहर बने। ठीक है, एक के बाद एक समझिए कि उस समय क्या हुआ यूरोप में बहुत छोटी छोटी घटनाएं हो, मतलब काफ़ी ऐसी घटनाएं हो गई थी जिन्होंने एक साथ मिल के जब धक्का दिया तो सामंतवाद टूटा। तो उसमें एक वजह क्या थी आपका आर्थिक वजह थी। आर्थिक वजह में क्या था कि यूरोप में व्यापार काफ़ी तेज़ी से उसका विकास हो रहा था। उसका विकास क्यों हो रहा था कि एक तो आपका था कि जो पुराने जो व्यापारिक वो थे रास्ते थे, जैसे कि चाइना और एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार के रास्ते थे उनको फिर से खोजा गया था। ठीक, उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपका उद्योग आना स्टार्ट हुआ। फिर बहुत सारी ऐसी क्या था कि वैज्ञानिक खोज, बहुत सारी वैज्ञानिक खोज हो रही थी। जैसे कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन खोजा, जो कपास होती है उसको सूतने के या उसको काटने के नए नए तरीके बनाए गए। ठीक है, जो पंप है हैंड पंप होता है उसको खोजा गया। तो उसमें यूरोप में क्या हो रहा था कि आपका व्यापार अधिक हो रहा था, जो साइंटिफिक या जो वैज्ञानिक विकास है वो तेज़ी से हो रहा था। इन सब के नतीजे में क्या आपका हो रहा था कि उद्योगों का विकास हुआ जो है, और ये उद्योग बने कहाँ पे, ये उद्योग बने शहर में, ये उद्योग बने शहर में। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ठीक है, इसके नतीजे में क्या हुआ कि
ये जो जिसको एक हिंदी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है शहरीकरण, या अंग्रेजी में उसी को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। देखिए ये जो सामंतवाद का जो केंद्र वो थे गांव, ठीक है, क्योंकि गाँव में ज़मीनें थी, वहाँ पे ज़मीनों पे जमींदार के नीचे वो काम करते थे। लेकिन जब एक बार व्यापार अधिक होना स्टार्ट हो गया तो वो व्यापार आया कहाँ पे, शहर में आया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि शहरों का जो साइज़ है वो अधिक होना स्टार्ट हुआ। छोटे से शहर और एक्सपैंड करते गए और बिग होते गए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आते गए, ठीक है। सॉरी। तो इन सब के नतीजे में क्या हुआ कि एक के बाद एक बदलाव होना स्टार्टअप का हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्या था कि अब तक जब सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था, सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि जो भी उत्पादन होता था, सामंतवादी व्यवस्था में जो भी उत्पादन होता था या जो भी प्रोडक्शन होता था, ठीक है, वो आपका इसको कहा जाता है कि सस्टेनेंस बेस होता था या सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए होता था। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज़ कीजिए कि कोई आपका खेती करता है या कोई व्यक्ति अगर गेहूँ उगाता है तो वो सिर्फ उतना ही गेहूँ उगाएगा जितनी ज़रूरत उसको अपने खाने के, अपने बच्चों, अपने परिवार खाने के लिए है, और जो थोड़ा बहुत आपका सामान उससे मांगेगा उसके भी है। उसके गेहूँ उगाने का उद्देश्य ये नहीं होता था कि वो ज़्यादा गेहूँ उगाए ताकि मतलब 10 केजी गेहूँ उगाए, इसमें से 2 केजी खुद खाए और बाकी 8 केजी जाके बाजार में बेचे, उसका ये उद्देश्य नहीं होता था। लेकिन जब ये जो सामंतवाद जब टूटना शुरू हुआ, जब व्यापार स्टार्ट हो गया, जब उद्योग आना स्टार्ट हुए, तो क्या हुआ कि आपका जो एक नई व्यवस्था आई जिसको कि हम क्या कहते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं आपका फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं आपका फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि अब तक जो आदमी अपने घर में, सपोज कीजिए कि कोई आदमी सुनार है या कोई आदमी गांव में जो भी ऑक्यूपेशन होते हैं, वो क्या होता था कि वो अपने घर में करते थे। मतलब मैं अगर सुनार हूँ, मैंने अपने बच्चे को सिखाया, वो मेरा बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा और मैं उतना ही काम करता हूँ जिससे कि मेरे परिवार का काम हो जाए, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं ज़्यादा सोना मतलब ज़्यादा गहने बनाऊँ, उनको जाके बाजार में बेचूँ। या कोई किसान है, वो उतना उत्पादन करता है जितने से उसके बच्चों का काम हो जाए। लेकिन जब ये उद्योग आ गए, जब शहर बन गए, तो क्या हुआ कि एक नई व्यवस्था का विकास हुआ, जहाँ पे क्या हुआ, जिसको कहते हैं हम फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं आपका फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। इस फैक्ट्री सिस्टम में क्या आपका हो गया कि जो उत्पादन था अब वो एक छत के नीचे होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उत्पादन जो था, जो अब तक एक घर में एक परिवार मिलकर करता था, अब एक छत के नीचे बहुत सारे लोग आके एक व्यक्ति के लिए काम करना स्टार्ट किए। इसी व्यवस्था को भी फैक्ट्री का मीनिंग जानते हैं ना कि भाई जहाँ पे एक कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि सभी मजदूर आते हैं और अपना काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री सिस्टम आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज था जो है। इसके नतीजे काफ़ी दूरगामी हुए, इसके जो कंसिक्वेंस हुए वो काफ़ी ज़्यादा हुए। उस पर हम आएंगे एक के बाद एक। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ। तो ये जो फैक्ट्री सिस्टम तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे आयशा, इसका पीडीएफ आप सर से बात कीजिएगा, अमित सर से, वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये फैक्ट्री सिस्टम आ गया, ठीक।
अब इस फैक्ट्री सिस्टम के आने के नतीजे में क्या हुआ कि अब तक देखिए एक के बाद एक चीज़ों को सीक्वेंस में समझिए कि अब तक क्या था कि उत्पादन गांव में होता था, परिवार के माध्यम से होता था और छोटे पैमाने पे होता था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब व्यापार वगैरह अधिक हुए, किसके नतीजे में कि पुराने सिल्क रूट खोजे गए, नए नए वैज्ञानिक तरीके आ गए प्रोडक्शन के, तो फैक्ट्री सिस्टम आ गया। फैक्ट्री सिस्टम के आने के नतीजे में क्या हुआ कि ये जो उत्पादन अब तक गाँव में होता था वो उत्पादन अब शहर में होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो उत्पादन अब तक परिवार के स्तर पर होता था वो उत्पादन अब फैक्ट्री में होना स्टार्ट हो गया, और जो उत्पादन अब तक बहुत छोटे पैमाने पर होता था अब वो उत्पादन काफ़ी बृहद पैमाने पर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेन ये चेंज आया, ठीक है, कि उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया थी वही चेंज हो गई कि एक छोटा परिवार बेस और गांव में होने वाला उत्पादन अब शहर में और पूरे फैक्ट्री में काफ़ी बृहद पैमाने पे होना स्टार्ट आपका हो गया। तो अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ कि जब तक गांव में वो उत्पादन करते थे तो भाई वो एक परिवार एक साथ रहता था, छोटे पैमाने पर उत्पादन करता था, लेकिन अब जब एक आदमी को काम करने शहर जाना पड़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि परिवार टूट गया, ठीक है। इस नतीजे के चक्कर ये जो चेंज हुआ इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि जो परिवार था, जो फैमिली थी वो टूटी, ठीक है। इसके नतीजे में क्या हुआ आपका कि ये जब गांव से उत्पादन जब शहर में शिफ्ट हुआ तो इसके नतीजे में क्या आपका हो गया कि परिवार जो था वो आपका टूट गया, ठीक है। तो अब देखिए एक साथ जो है आपका जो आशा और निराशा की हमने बात की थी कि होप और डिस्पेयर कैसे कोएग्जिस्ट कर रहा है, कि एक और तो क्या हो रहा है कि जब शहरों में फैक्ट्री में उत्पादन होना स्टार्ट हुआ तो उत्पादन का जो अमाउंट था, जो काम सपोज कीजिए कि अब तक गांव में एक आदमी जो है वो दिन भर में 5 केजी कपास उगाता था तो फैक्ट्री में वही दिन भर में 500 केजी कपास होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि जो उत्पादन बहुत ज़्यादा पैमाने पर होना स्टार्ट हुआ, बट उसके नतीजे में क्या हुआ कि आदमी को काम करने गांव से शहर आना हुआ तो वो अपने परिवार से दूर आ गया, परिवार टूट गया, ठीक है। तो जो मैंने कहा था ना कि आशा और निराशा एक साथ कोएग्जिस्ट करना, अब यही यहाँ पे यही आप समझिए इस बात को जो है कि इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो चेंज हुआ इसकी वजह से कि फैक्ट्री में उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो उत्पादन करने के भी चूँकि आदमी को गाँव से शहर आना पड़ा, उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपका एक परिवार टूटा, ठीक। तो इसी को यही अब धीमे धीमे परिस्थितियां हम एक के बाद एक समझते जा रहे हैं कि कैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो आपका उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया थी वो गाँव से आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गई, आपका शहरों में जाके शिफ्ट हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये तो आर्थिक डायमेंशन था या इकोनॉमिक डायमेंशन था। जैसे हमने कहा था ना कि सामंतवाद के आने के 3 डायमेंशन है, एक आपका इकोनॉमिक है, आर्थिक है, एक आपका राजनैतिक है और एक आपका सामाजिक है जो है। तो अब दूसरा हमको ये देखना है कि आपका पॉलिटिकल या सामाजिक या राजनैतिक, ये क्या वजह थी, ठीक है। देखिए अब क्या है कि ये जो नई फैक्ट्रियां बनी इनको भाई कोई न कोई ओन करेगा, मतलब किसी न किसी की ये होंगी। तो जब आपका ये जो फैक्ट्री सिस्टम आया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक वर्ग बना जिसके लिए कि एक टर्म है, आप उससे डरिएगा मत, जिसको कहा जाता है बोर्जुआ, BOURGEOISIE, ठीक है। ये जो नया सिस्टम आया, ये जो शहरों में जो फैक्ट्रियां बनी, ये जो बुर्जुआ क्या था कि जो फैक्ट्रियों के जो मालिक थे, जो फैक्ट्रियों के ओनर थे, एक नया तबका आ गया, ठीक है। वो क्या था, वो था बुर्जुआ या जिसको कहा जाता है पूंजीपति, ठीक है। इसको और भी क्या कह सकते हैं आपका पूंजीपति, ठीक।
ये वो कौन सा तबका था जो कि जो नई फैक्ट्रियाँ आ गई उनको जो ओन करता था, ठीक है, उसका अधिकार थे इनके ऊपर जो है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि अब तक देखिए, अब आप एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को देखिए कि सामंतवाद में किसका आधिपत्य था? सामंत का, ठीक है, या जमींदार का। लेकिन अब जब सामंतवाद टूटना स्टार्ट हुआ तो एक नया वर्ग आया, पूंजीपति, ठीक है, एक नया वर्ग आया पूंजीपति। इस पूंजीपति वर्ग ने भाई अब उसके पास पैसा तो इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक जो अधिकार था, जो राजनीतिक डोमिनेंस था, आधिपत्य था, वो सब सामंतवाद का था। तो अब ये नया पूंजीपति वर्ग जो आया, इसने डिमांड करना स्टार्ट की, इसने मांग की कि अब पैसा तो आ गया है, अब हमको इसके राजनीतिक अधिकार भी चाहिए, हमको अब राजनीति में भी दखल चाहिए, कानून कैसे बनेगा हम ये भी डिसाइड करेंगे, समाज के नियम भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो पुराने जमींदार या सामंत थे और जो ये नया तबका है और ये आपका पुराना तबका है, ये आपका पुराना तबका है, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व स्टार्ट हुआ, इन दोनों के बीच में एक घमासान स्टार्ट हुआ, नया उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग और पुराना सामंतवादी वर्ग, ठीक है। तो उसके नतीजे में भी क्या हुआ कि सामंतवाद और कमजोर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस जो पूंजीवादी ये जो वर्ग है, इसको कहाँ से मदद मिली, ठीक है। देखिए, जो आपका जो अगर आप यूरोप के उस समय का जो समाज था उसको देखेंगे, उसमें क्या था कि जो किंग होता था, मीन्स जो शासक होता था, वो एक डिवाइन राइट की एक थियरी होती थी, ठीक है, एक डिवाइन राइट की एक थियरी होती थी। इसका मीनिंग ये होता था कि जो शासक होता था वो ये कहता था कि मुझे भगवान ने शासन करने का अधिकार दिया है। जैसे फ्रांस के जो राजा थे या इंग्लैंड के जो भी शासक थे, उनका ये कहना था कि जो हम शासन करते हैं, ये शासन करने का अधिकार हमको भगवान ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नया पूंजीवादी वर्ग जो आया, उसमें क्या हुआ कि यूरोप में एक वैचारिक मूवमेंट था, इसको कहते हैं हम इनलाइटमेंट। उसमें यूरोप में एक नया एक वैचारिक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसको क्या कहते हैं हम इनलाइटमेंट। मीनिंग क्या हुआ इसका जो है कि उसमें बहुत सारे ऐसे विचारक आए, जैसे मॉन्टेस्को आया, थॉमस हॉब्स आया, मॉन्टेस्को आया, थॉमस हॉब्स आया, ठीक है, वोल्टायर आया, रूसो आया। इन सब ने क्या कहा, उन सब ने एक नया विचार प्रस्तुत किया कि अब तक जो राजा ये कहता था कि डिवाइन राइट की थियरी होगी, अब इन सब विचारकों ने कहा कि नहीं, समाज में क्या होना चाहिए, आपका इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक जो राजा था वो सामंतवादियों की मदद से एक शासन करता था, इस आधार पे कि भाई हमको तो भगवान ने शासन करने का अधिकार दिया है। बट ये जो नया वैचारिक जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें मॉन्टेस्को थे, थॉमस हॉब्स थे, वॉल्टेयर थे, बहुत सारे ऐसे थिंकर थे जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई सामाजिक किसी को शासन करने का कोई दैवी अधिकार नहीं है। समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की बात की गई, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो सामंतवाद की जो पकड़ थी समाज के ऊपर जो है, वो और कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके नतीजे में क्या हुआ कि सामंतवाद की जो पकड़ थी वो और कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई जो है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं इस पॉइंट पे जो है, ये जो वैचारिक आंदोलन था, अगर आप, चूंकि भाई यूरोप में क्रिश्चियन धर्म है, तो जो क्रिश्चियनिटी की एक क्रिश्चियनिटी की थियरी होती है, इसमें यह कहा जाता है कि
आपका जो भी चीज़ें मतलब एक तरीके से आदमी की जो नियति है उसमें प्रोग्रेस करने का कोई स्कोप नहीं है, मीन्स उसमें विकास की कोई जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो नए विचारक आए इन्होंने कहा कि नहीं, कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो मानव है, ये प्रोग्रेस कर सकता है, मीन्स अपने जीवन को चेंज कर सकता है, ये हैप्पी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एक और पुरानी व्यवस्था है, इसमें सामंतवाद है, जिसमें दैवीय शासन करने का अधिकार है, ठीक है, और एक नई व्यवस्था आ रही है जिसमें पूंजीपति हैं, जिसमें ये नए विचार आ रहे हैं समानता के, स्वतंत्रता के, जहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं, मतलब जो अब तक जो यूरोप में जो पादरी वर्ग था वो ये कहता था क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होके कि प्रोग्रेस का कोई स्कोप नहीं है, मीन्स ह्यूमन जीवन जो है वो स्टैटिक है, वो एक तरीके से स्थिर है। बट जो नए विचारक है उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है, वो अपने जीवन को चेंज कर सकता है। तो अब ये देखिए कि होप और डिस्पेयर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कि जो हमने कहा ना कि आशा और निराशा ये एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रही है। आशा की क्या क्या केंद्र है कि उत्पादन अधिक हो रहा है, ठीक है, एक नया विचार आ रहा है समानता का, ठीक, नया विचार किस बात का आ रहा है आपका कि जीवन में चेंज हो सकता है, बदलाव का, ठीक है। तो ये तो आशा, मतलब इसकी वजह से आशा आ रही है। निराशा क्यों आ रही है सर? पादरी क्या है? पादरी आयशा जी वो होता है जैसे हमारे यहाँ जो उसको पुजारी कहते हैं या इमाम कहते हैं, हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, इसे मुस्लिम धर्म में इमाम होते हैं, वैसे ही आपके ईसाइयत में जो प्रीस्ट होते हैं जो धर्म का काम करते हैं चर्च वगैरह में, उनको पादरी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें आशा दे रही थी, बट निराशा क्या था कि जब उत्पादन हुआ तो उत्पादन फैक्ट्री में हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि परिवार टूटे, ठीक है। समानता के नतीजे में सामंतवाद भी कहा था कि नहीं, दैवीय अधिकार होना चाहिए राजा का जो है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन फैक्ट्री में और क्या था, जब शहर इकट्ठा होना, शहर एक्सपेंड करना स्टार्ट किए, फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर आते गए, और मजदूरों, चूँकि फैक्ट्री का उद्देश्य ये था कि उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो फैक्ट्री में जो काम करने की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही दयनीय थी। मीन्स क्या था कि छोटे से कमरों में 50-50, 100-100 वो काम किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा कि उस ज़माने में वो 14 से 18 घंटे काम करने के घंटे होते थे, मीन्स सोने के घंटे सिर्फ 4 या 5 घंटे होते थे। तो फैक्ट्री में जो थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी काम करने की, ठीक है। जो फैक्ट्री सिस्टम था उसमें जो काम करने की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी जो है, ठीक। तो एक और क्या हो रहा था आपका कि जो नया पूंजीपति तबका था वो, उसके पास तो पैसा अधिक होते जा रहा था, वो राजनीतिक अधिकार भी मांग रहा था, ठीक है। और एक और क्या थे कि जो मजदूर थे वो अपने परिवार से दूर फैक्ट्री में आके काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की स्थिति बहुत ही दयनीय है, ठीक है। तो समझ में ना कि एक अजीब सी परिस्थिति बनी हुई थी कि एक और आपका आशा भी थी, एक और आपका निराशा भी थी। तो अब क्या था कि अब ये जो कन्फ्यूजन था, तो इसका कहीं कोई ना कोई तो जवाब देगा ना। ये मतलब एकदम पूरी तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि एक और आदमी जो है अपना घर परिवार छोड़ के मतलब गांव से शहर आ गया, वहाँ फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। फैक्ट्री में क्या देख रहा है जो है कि भाई पूंजीपति तो खूब पैसा कमा रहा है और हम बाकी जितने मजदूर उनकी स्थिति खराब है जो है, ठीक है। तो समाज में कन्फ्यूजन सा फैल गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस कन्फ्यूजन के नतीजे में क्या हुआ, देखिए कि अब तक जो था ये 18वीं-19वीं शताब्दी के यूरोप में अब तक मतलब प्राचीन समय में या मतलब मध्यकालीन युग के स्टार्ट में क्या था कि जो ज्ञान का जो सोर्स, ज्ञान कहाँ से आता था, आपका धर्म से आता था, ठीक है। कि अब तक जो यूरोप में इस पूरी सामंतवाद की प्रक्रिया, सामंतवादी समय तक क्या था कि ज्ञान का एक ही सोर्स था, वो क्या था, धर्म था। कि हमको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ
हमको कोई भी डाउट हुआ मन में तो हम पादरी के पास गए, हम पूजा मतलब यहाँ के अगर संदर्भ में कहूँ तो हम पुजारी के पास गए, इमाम साहब के पास गए, उनसे पूछे कि भाई कि मुझे ये कन्फ्यूजन है, मुझे ये डाउट है, इसका क्या जवाब है जो है। ठीक है। अनिकेत जी गुड इवनिंग, आप काफ़ी देर से ज्वाइन किए हैं। तो एक मिनट सॉरी। तो अब तक जो था, जो जिसको कह सकते हैं कि सामंतवाद में जो ज्ञान का जो सोर्स था वो क्या था, धर्म था। लेकिन ये जो नए नए बदलाव आ गए, ठीक है, कि जहाँ पे नई नई वैज्ञानिक खोज हुई, सामंतवाद टूटना स्टार्ट हुआ, नए नए विचार आ गए, समानता के विचार आ गए, फ्रीडम के विचार आ गए, स्वतंत्रता के विचार आ गए, डेमोक्रेसी के विचार आ गए, इतनी असमानता समाज में फैल गई जो है। तो जो धर्म था ना, वो इन नए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। जो धर्म था वो इन नए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था कि भाई जो धर्म तो ये सिखाता है कि यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, लेकिन जो नई वैज्ञानिक खोज है वो ये सिखाती कि नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में तो सन है, अर्थ उसके अराउंड घूमती है। तो समझ रहे हैं ना कि जो ज्ञान का जो ट्रेडिशनल सोर्स था, जो धर्म था, वो इन बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। एक और धर्म ये कहता है कि जीवन स्थिर है, जीवन स्टैटिक है, लेकिन जो नया विचार है इन्लाइटमेंट का, वो ये कहता है कि नहीं, जीवन प्रोग्रेस कर सकता है। तो समझ में ना कि परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो ज्ञान का उसमें जो सोर्स था, धर्म जो है, वो इन बातों का जवाब दे पाने में अक्षम हो गया। ठीक। तो अब जब कोई भी क्या होता है कि भाई, जिसको एक हिंदी में कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉलेज का या ज्ञान का जो पुराना सोर्स है वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहा है, वो हमारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो हमको ज्ञान के एक नए सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो ज्ञान के जो नए सोर्स की जो खोज हुई, यही खोज की वजह से किसका जन्म हुआ, समाजशास्त्र का जन्म हुआ। इसी ज्ञान के नए स्रोत की खोज के नतीजे में किस बात का जन्म हुआ, समाजशास्त्र का जन्म हुआ। कैसे? क्योंकि अब तक हमने देखा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जितने नए नए चेंज हो गए थे, जो नए नए बदलाव हो गए थे, अब तक क्या था कि ज्ञान का सोर्स सामंतवाद में धर्म था, लेकिन ये जो नए बदलाव हुए उसमें क्या हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम आ गया, नए वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं। ठीक है। सामाजिक जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। तो इसकी वजह से जो कन्फ्यूजन था, लोगों के मन में जो क्वेश्चन थे, धर्म उनका जवाब दे पाने में अक्षम था। ठीक है। सर सामंतवाद क्या है, ये बता दीजिए एक बार। ठीक है आशा जी, मैं रिपीट करता हूँ सामंतवाद को, मैं क्वेश्चन आपका देखा मैंने जो है। ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं सामंतवाद पे दोबारा से आता हूँ कि ये जो नए नए क्वेश्चन थे, धर्म इनका जवाब दे पाने में अक्षम साबित हो रहा था। तो इसी वजह से उस समय के जो विचारक थे, उनके मन में आया कि हमको एक तरीके से ज्ञान के स्रोत की ज़रूरत है। वो ज्ञान का स्रोत किस रूप में सामने आया, समाजशास्त्र के रूप में सामने आया। एक बार मैं आपको क्विक सामंतवाद में बता देता हूँ, फिर इसी पॉइंट को आगे एक्सपेंड करते हैं। सामंतवाद क्या होता है, जिसको कि हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो भी आपके आर्थिक और सामाजिक संबंध है वो जमीन के आसपास घूमते हैं। ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ कि सामंतवाद का मीनिंग ये होता है कि ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें सारे संबंध जो होते हैं वो जमीन के आसपास घूमते हैं। एक आदमी जमीन का ओनर होता है, इसको कि हम सामंत कहते हैं या जमींदार कहते हैं, और बाकी सारे व्यक्ति जो हैं वो उसके लिए काम करते हैं। ठीक है। मीन्स एक आदमी, सामंतवाद का मीनिंग ये होता है कि जितने भी सामाजिक आर्थिक संबंध है वो जमीन के आसपास घूमते हैं। एक आदमी जमींदार होगा जो कि ज़मीन का मालिक होगा, और बाकी व्यक्ति उसके लिए काम करेंगे। उनको क्या कहा जाता था, उसमें सर्फ कहते थे अंग्रेजी में। ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं। और मध्यकालीन यूरोप में क्या था कि यही सामंतवादी व्यवस्था थी, और जब यही सामंतवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में टूटी, उसी के
वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसी में समाजशास्त्र का उदय हुआ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आई होप। तो ठीक ये बात समझ में आ गई कि जिन प्रश्नों का जवाब धर्म नहीं दे पा रहा था उन प्रश्नों के जवाब खोजने के नतीजे में क्या हुआ कि समाजशास्त्र की फाउंडेशन, समाजशास्त्र की एक नींव रखी गई। कैसे कि भाई एक और है आपका इनलाइटमेंट, वो ये कह रहा है कि प्रोग्रेस हो सकता है, मिस जीवन में आप आगे जा सकते हैं, आप अपने एफर्ट से जीवन को अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आशा की ओर लेके जा रहा था। इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक काउंटर इनलाइटमेंट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए समाज में एक तरीके से कह सकते हैं कि रसाकसी हो गई थी। कैसे कि एक विचार ये था जो कि कह रहा था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से जीवन को चेंज कर सकता है। इसी के और ये जो नया सिस्टम आ रहा है हमको इसके साथ आगे जाना है। ठीक है, इसके नतीजे में क्या था आपका कि भाई कोई भी जब नया विचार आता है तो उसका काउंटर विचार भी आता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन आता है। तो इनवाइटमेंट हमको आगे लेके जाने की बात कर रहा था, जो काउंटर इनवाइटमेंट है ये हमको पीछे लेके जाने की बात कर रहा था। ये कह रहा था कि भाई पुराना टाइम कितना अच्छा था, हम गांव में रहते थे, हम अपने परिवार के साथ रहते थे, कोई टेंशन नहीं था, ये बिना वजह फैक्ट्री में आ गए, बिना वजह शहर में आ गए। तो समझ में ना कि एक इन दोनों के बीच में एक तरीके से द्वंद्व था जो है कि इनवाइटमेंट मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेस की बात कर रहा था, काउंटर इनवाइटमेंट जो है आपका वो कह रहा था कि पुराना टाइम जो है वही अच्छा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को नोट कीजिएगा कि अच्छा हाँ, एक बात और इसमें बता देता हूँ कि ये प्रोग्रेस होगी कैसे। ये जो इनवाइटमेंट जो प्रोग्रेस की बात करता था, ये प्रोग्रेस होगी कैसे। ये कहता था कि जब हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से, जब हम किसी भी फिनोमिना को, अपने जीवन को साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने जीवन को हम वैज्ञानिक तरीके से जीते हैं, काम को तार्किक तरीके से करते हैं, उसके नतीजे में क्या हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है। और काउंटर इनवाइटमेंट ये कह रहा था कि पुराना जो टाइम है, जो वो बैकवर्ड जाने की बात कह रहा था। ठीक है, तो अब इन दोनों के द्वंद्व के नतीजे में समाजशास्त्र आया। ठीक है, कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशियोलॉजी है आपका, इसका दो पार्ट है। जिस समय सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ, जिस समय समाजशास्त्र का ओरिजिन हुआ, इसके दो पार्ट है। एक क्या है, एक है आपका ऑब्जेक्टिव या आपका उद्देश्य, और एक आपका है मेथड। ठीक है, या तरीका। कि समझ गए ना कि समाज में कन्फ्यूजन है, एक आशा भी है, निराशा भी है। धर्म इन प्रश्नों का जवाब दे पाने में अक्षम है। अब हमको एक नए ज्ञान की ज़रूरत है। तो वो जो नया ज्ञान होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव, एक पार्ट आपका होगा मेथड। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया आपका, इनवाइटमेंट से आया। इनवाइटमेंट क्या कहता था कि मानव जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। कैसे प्रोग्रेस कर सकता है कि अगर वो तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को, अपनी उत्पादन को करता है तो उसके जीवन में सुधार हो सकता है। और जो एक मिनट थोड़ा सा गलती होगी कि जो मेथड है, ये मेथड कहाँ से आया आपका, ये आपका आया इनवाइटमेंट से। तो शिवाजी का जो मेथड आया ये आपका इनवाइटमेंट मूवमेंट से आया।
और जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो समाज में जो केओस मचा हुआ है, जो समाज में द्वंद्व मचा हुआ है, इसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो इसका तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको एक पीस और हार्मोनी, पीस और हार्मोनी स्थापित करनी है समाज में, कि जो सामाजिक ताना बाना जो टूट गया है उसको हमको फिर से ठीक करना है। हमको समाज में एक शांति चाहिए, समाज में सौहार्द चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव था सोसेबाजी का वो कहाँ से आया, काउंटर इन्वाइटमेंट से आया। और जो मेथड था कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल कैसे होगा, हमको नए सामाजिक नियमों की ज़रूरत है, हमको नए सामाजिक नियम खोजने होंगे। जो पुराने सामाजिक नियम हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो है, और ये सामाजिक नियम कहाँ से आएंगे, वो आएंगे इन्वाइटमेंट से, मतलब साइंटिफिक मेथड से जो है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पॉइंट को आपको, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा जो है, कि जो उद्देश्य है समाजशास्त्र का, ये नए सामाजिक विज्ञान का, वो क्या था कि समाज में पीस और हार्मोनी आए। और जो आपका मेथड है वो मेथड क्या होगा कि नए सामाजिक नियम आएंगे कहाँ से, नए सामाजिक नियम तब आएंगे जब हम समाज को वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मधु जी, इन्वाइटमेंट चूँकि मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरी हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं आपको नेक्स्ट बार में इन्वाइटमेंट का हिंदी मीनिंग आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक, इतना आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं एक बार, फिर मैं इस चीज़ को वाइंड अप करता हूँ। ठीक, तो अब इस पूरे जो आज तक हमने 1 घंटे बात की है, इसको एक बार मैं संक्षेप में 5 मिनट में निपटाता हूँ, शुरू से अंत तक जो है। देखिए, पहले हमने बात की कि समाजशास्त्र की डिफिनीशन क्या होती है। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की डिफिनीशन ये है कि आपका जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जो भी सामाजिक संबंध है उनका सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना है। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्यों समाजशास्त्र की एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापना हुई। समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट की स्थापना जो है वो 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में हुई। उसमें ऐसा क्या था 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में कि समाजशास्त्र की आवश्यकता आई, क्योंकि यूरोप का जो समाज था उस समय वो आशा और निराशा के बीच में एक तरीके से द्वंद्व था। मीन्स होप और डिस्पेयर जो थी वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रही थी जो है। ऐसा क्यों था, ऐसा इस वजह से था कि जो 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप किससे पहले जाएंगे, जो मध्यकालीन यूरोप है, उसमें सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था में क्या आपका होता था कि जमीन पे एक जमींदार का आधिपत्य होता था, जो उत्पादन होता था वो गाँव में होता था, छोटे पैमाने पे होता था। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे वो सामंतवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो व्यापार के नए रास्ते खोजे गए, उसके नतीजे में क्या हुआ आपका कि एक फैक्ट्री सिस्टम आया। फैक्ट्री सिस्टम के आने के नतीजे में क्या हुआ कि वो गाँव से वो कहाँ आना स्टार्ट हुए, शहरों में आना स्टार्ट हुए। ठीक है सर, इसे एक बार समझा दीजिए। आयशा जी थोड़ा सा अपना क्वेश्चन फिर से क्लियर कीजिए, आप किस पॉइंट पे बात कर रही हैं, मैं तो आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो गाँव से लोग शहरों में आना स्टार्ट हुए, तो जब गाँव से शहर की वो मूवमेंट हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि गाँव में जो परिवार था वो टूटा। अच्छा, शहरों में जब वो गए, फैक्ट्री में वो गए, तो फैक्ट्री में क्या हुआ कि फैक्ट्री तो भाई एक आदमी ओन करता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मजदूरों के काम करने की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। तो एक और तो फैक्ट्री का जो ओनर है वो बहुत पैसा कमा रहा है, और बाकी मजदूर जो हैं वो अपना घर बार छोड़ के आ गए हैं और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ये तो उसमें की सामाजिक परिस्थितियाँ थीं। राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी कि उसमें एक नया मूवमेंट आ रहा था जिसमें नए विचार आ रहे थे। वो नए विचार क्या थे कि अब तक सामंतवाद में क्या था कि एक दैवीय शासन करने की बात होती थी कि जो शासक है उसके पास दैवीय शासन करने का अधिकार है। बट अब क्या हुआ कि जो नए विचारक आए, जैसे कि मॉन्टेस्को आया, जैसे कि आपका थॉमस हॉब्स आया, उसने कहा कि नहीं,
कोई दैवीय शासन करने का जैसा कोई अधिकार नहीं होता। समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए जो है। और जो नया पूंजीपति वर्ग था उसने भी कहा कि भाई पैसा तुम्हारे पास आ गया है, अब हमको राजनीतिक अधिकार भी चाहिए जो है। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो उस समय की जो पूरी परिस्थितियाँ थीं वो ऐसी थीं कि पूरे समाज में कन्फ्यूजन मचा हुआ था, पूरे समाज में एक केओस मचा हुआ था जो है, ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि कुछ लोग आगे जाने की बात कर रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वैज्ञानिक तरीके से जीवन जिएंगे तो ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पुराना टाइम ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से पूरे समाज में एनार्की की स्थिति थी जो है। तो अब तक क्या था कि भाई जब पूरे आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो जैसे भाई आपको सोशलॉजी समझना है तो आप कोचिंग में आए, मेरे पास आए, टीचर के पास आए हैं। तो अब तक क्या था कि जो समाज में जो ज्ञान का स्रोत था सामंतवादी समाज में, वो धर्म हुआ करता था जो है, ठीक है। लेकिन ये जो नए नए चेंजेस आ गए, ये जो नए फिनोमेना आ गए, धर्म उनका जवाब दे पाने में अक्षम हो गया जो है, ठीक है। कि जैसे भाई मैंने उदाहरण दिया ना कि धर्म ये कहता है कि भाई पृथ्वी जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि नहीं, पृथ्वी तो सन का चक्कर लगाती है जो है। धर्म इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो है। तो हमको एक नए ऐसे उसमें जो विचारक थे तब उनको ये समझ में आया कि हमको एक ऐसे नए ज्ञान की, एक नए सब्जेक्ट की ज़रूरत है, हमको एक नए सिद्धांतों की ज़रूरत है जो कि इस पूरे जो कन्फ्यूजन की स्थिति मची हुई है उसको वो ठीक कर सके जो है। तो यही जो नया विज्ञान था, जो नया ज्ञान था जो है, वो क्या था, समाजशास्त्र था जो है, ठीक है। अब क्या है कि समाजशास्त्र में दो बातें होंगी, एक होगा ऑब्जेक्टिव में समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है, और एक होगा मेथड कि समाजशास्त्र किन तरीकों को यूज़ करेगा। ऑब्जेक्टिव आपका है कि समाज में पीस और हार्मोनी होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया, काउंटर इन्वाइटमेंट से आया जो है। इन्वाइटमेंट ये कह रहा था कि साइंस का यूज़ करके आप आगे जा सकते हैं। काउंटर इन्वाइटमेंट मूवमेंट ये कह रहा था नहीं कि भाई पुराना टाइम ही अच्छा टाइम था जो है, जहाँ पे वो गाँव में चैन से रहते थे, कोई कन्फ्यूजन नहीं था जो है। तो जो मेथड आया समाजशास्त्र का वो आया आपका इन्वाइटमेंट मूवमेंट से कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना है। और जो ऑब्जेक्टिव आया वो आपका आया काउंटर इन्वाइटमेंट मूवमेंट से कि उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में शांति और समरसता हो जो है, ठीक है। तो ये पूरा आज जो है एक तरीके से सोशलॉजी का ब्रीफ में हमने समझा कि कैसे उदय हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से एक समाजशास्त्र की ज़रूरत पड़ी जो है। और अब हम देखेंगे, अब आगे जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे मैं देखिए एक वर्ड यूज़ करूँ कि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। तो अब नेक्स्ट डे जो है जब भी हम मिलेंगे तो अब हम ये बात करेंगे कि क्या समाजशास्त्र मतलब वैज्ञानिक मेथड्स की बात हो रही है। बात ये हो रही कि उसमें था कि भाई वैज्ञानिक तरीकों को यूज करके समाज को समझना है। तो अब हम आगे जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वैज्ञानिक तरीके जो हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो कितना ज़्यादा समाजशास्त्र में यूज हो सकते हैं। समाजशास्त्र किस हद तक वैज्ञानिक है और किस हद तक मानविकी का विषय है, मीन्स कितना ये विषय ह्यूमैनिटी का है, कितना ये विषय साइंस का है। तो अब धीमे धीमे अब हम आगे जाएंगे कि सोशलॉजी ऐसे साइंस के रूप में कितनी हद तक है जो है। फिर आगे नए नए उसमें कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, एंटी पॉजिटिविज्म क्या होता है, और फिर आगे थिंकर्स वगैरह पे बात होगी जो है। तो आई थिंक आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं 2-4 मिनट हूँ अभी, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। ओके, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। कोई कमेंट नहीं आया है। थैंक यू।